हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्यास एडिफिकेशन कोटा। और इस सेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 7 जनवरी 2020 में, और वो क्वेश्चन यहाँ पे था शिफ्ट 2 का। क्वेश्चन क्या है, हम एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे आपको कोई एक फिगर दिया हुआ है। द फिगर गिव्स एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट बी वर्सेस एच, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे बी वर्सेस एच का ग्राफ दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो बी वर्सेस एच का जो वेरिएशन है ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं, हमने ये पढ़ा भी हुआ है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में आप यहाँ पे बी एच कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। चलिए, तो क्या कहा गया है आगे, द रिटेंटिविटी, कोएसिटिविटी एंड द सैचुरेशन रेस्पेक्टिवली ऑफ द मटेरियल्स आर। तो अगर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में सैचुरेशन के बारे में, रिटेंटिविटी के बारे में और अगर आपको कोएसिटिविटी के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो इस ग्राफ के थ्रू आप यहाँ पे देख के सही ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे इन तीनों जो टर्म्स हैं इनका यहाँ पे क्या मतलब होता है, और इस ग्राफ को देख के आप यहाँ पे इनकी क्या वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल यहाँ पे इसका इलस्ट्रेशन आप इसे ऐसा कह सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बीएच कर्व की अगर नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीएच कर्व की ही यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सब यहाँ पे जानते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से y एक्सिस पे अगर b है, x एक्सिस पे आपका यहाँ पे h है, b यहाँ पे आपके मैग्नेटाइजेशन को शो करता है कि यहाँ पे जो भी आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे कितना मैग्नेटाइज हुआ है, और h यहाँ पे उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिनोट करता है कि यहाँ पे आपने वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का लगाया है, क्या उसकी वैल्यूज यहाँ पे चल रही है। तो जैसा कि हम सब यहाँ पे जानते हैं कि जब आप यहाँ पे स्टार्ट जब आप करने वाले हो तो उस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू 0 है, तो यानी कि उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यहाँ पे कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है। और जैसे जैसे आप यहाँ पे फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मैग्नेटाइज होता जाता है, और कब तक होता जाता है, अप टू इट्स सैचुरेशन लेवल, कुछ इस तरह से। जब आप उसमें वापस से फील्ड की वैल्यू को घटाते जाते हैं, जब आप यहाँ पे उस फील्ड की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो 0 करने के बाद वो मटेरियल पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज ना होके कुछ ऐसा हो जाता है। और जब आप वापस से फील्ड की वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं तब जाके उसमें एक पर्टिकुलर फील्ड पे यहाँ पे उसकी पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉस्ट हो जाती है। तो यानी कि जो ग्राफ है कुछ इस तरह से यहाँ पे रन करता है। कंप्लीटली अगर यहाँ पे इसे किया जाए तो हम सब यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे जो ग्राफ का जो नेचर होता है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे निकल के आता है, और ये जो प्रोसेस है ये बार बार यहाँ पे रिपीट होती जाती है, ऐसा हम शॉर्ट में यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस ग्राफ में यहाँ पे ये जो लेवल होता है इस लेवल को हम यहाँ पे बोलते हैं सैचुरेशन। ये आपका सैचुरेशन का लेवल है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास आएगा ये आपको यहाँ पे सैचुरेशन की वैल्यू प्रोवाइड करता है। चलिए, फील्ड की वैल्यू 0 करने के बाद भी यहाँ पे जो मटेरियल है उसमें यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिमेन रह गई थी, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें पूरी तरह से 0 नहीं हो पाई थी। तो ये जो यहाँ पे रेजिडुअल जो मैग्नेटिज्म यहाँ पे बचा है इसे हम यहाँ पे बोलते हैं, इसे आप यहाँ पे नाम देते हैं रिटेंटिविटी का। यानी यहाँ पे ये जो बचा हुआ जो मैग्नेटिज्म है, ये जो पोर्शन आपके पास होता है जब फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, इसे हम यहाँ पे रिटेंटिविटी से डिनोट करते हैं। चलिए, वो फील्ड जो आपको यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ा है रिटेंटिविटी को रिड्यूस करने के लिए 0 तक, वो जो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड आपने लगाया है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं, यानी इस रीजन को आप यहाँ पे कह सकते हो, वो आपके पास यहाँ पे होता है कोएसिटिविटी। इसे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कोएसिटिविटी। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, अप टू मैक्सिमम यहाँ पे जो लेवल जाता है उसे हम यहाँ पे सैचुरेशन बोलते हैं। फील्ड की वैल्यू को 0 करने के बाद जो मैग्नेटिज्म यहाँ पे रह जाता है उसे हम यहाँ पे रिटेंटिविटी बोलते हैं। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड अप्लाई करना पड़ता है टोटली यहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को 0 करने के लिए, वो जो यहाँ पे नेगेटिव जो फील्ड है उसे हम यहाँ पे कोएसिटिविटी बोलते हैं। चलिए, हम एक बार वापस से यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि वो रेस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे क्या आनी चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लेवल आपका होने वाला है ये आपका यहाँ पे सैचुरेशन लेवल को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ में है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है।
अगर आप ग्राफ में ऊपर की साइड अगर यहाँ पे देखें तो सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1.5 है, और अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से अगर यहाँ पे जाके देखें तो सैचुरेशन थर्ड पे है, यानी कि 1.5 आपका करेक्ट होगा, यानी कि ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। 1 और थर्ड ऑप्शन में से आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। चलिए, तो यहां आप कह सकते हैं कि जो सैचुरेशन लेवल है वो आपका यहां पे 1.5 टेस्ला होने वाला है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करते हैं, नेक्स्ट अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कोएसिविटी यहां पे क्या है। कोएसिविटी की अगर यहां पे बात करें, नेगेटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में जो यहां पे फील्ड अप्लाई करना पड़ता है रेस्पेक्टिव यहां पे मैग्नेटिज्म को यहां पे जीरो करने के लिए या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए, वो आपके पास यहां पे कोएसिविटी को यहां पे डिनोट करता है। तो अगर यहां पे देखा जाए तो यहां ऑलमोस्ट 25 के आसपास है, यहां 50 के आसपास है, यानी कि यहां पे कोएसिविटी आप देख सकते हैं या तो 25 होगा या 50 आना चाहिए। ऑप्शंस में यहां पे बात करें तो ऑप्शंस आपके पास यहां पे क्या बैठ रहा है, ऑप्शन यहां पे आपके पास 50 आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा। रिटेंटिविटी को भी एक बार यहां पे चेक कर लेते हैं कि यहां रिटेंटिविटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो अगर आप ग्राफ में यहां पे ध्यान से देखें तो यहां 1 के आसपास में यहां पे टच कर रहा है, ये पोर्शन रिटेंटिविटी होता है, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म में यहाँ पे मटेरियल में रह जाता है। नीचे की साइड पे अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे 1 आपका करेक्ट होगा, यानी रिटेंटिविटी यहाँ पे 1 है, यानी इस हिसाब से भी आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ पे BH कर्व की अगर नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए, हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन में बात करते हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या कहता है, जैसा कि आप यहां पे देख भी सकते हैं, हमने यहां पे शॉर्ट फॉर्म में रिटेंटिविटी, कोएसिविटी और यहां पे सैचुरेशन लेवल को यहां पे शो किया है। नेक्स्ट जो हमसे यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है 2 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है, हम एक बार यहां पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहां पे कहा गया है कि यहां पे आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग, यहां पे मैग्नेटिक मटेरियल्स को यहां पे काम में लिया गया है फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, जिसे आप यहां पे कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं, एंड मैग्नेट्स इन अ ट्रांसफार्मर, यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनसे आप यहां पे परमानेंट मैग्नेट भी बना रहे हैं, जिसे आप यहां पे कैपिटल P से डिनोट कर सकते हैं, और यहां पे मैग्नेटिक मटेरियल से आप यहां पे ट्रांसफार्मर, जिसे हम यहां पे कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं, वो भी आप यहां पे बना रहे हैं। आगे क्या कहा गया है, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स से जो आपने यहां पे परमानेंट मैग्नेट या आपने जो ट्रांसफार्मर बनाया है, उन मैग्नेटिक मटेरियल्स की यहां पे कुछ प्रॉपर्टी ऑप्शंस में यहां पे आपको शो की गई है। आगे क्या कहा गया है, विच प्रॉपर्टी बेस्ट मैच फॉर द टाइप ऑफ मैग्नेट रिक्वायर, यहां पे किस टाइप की मैग्नेट के लिए यहां पे बेस्ट मैच हो सकता है प्रॉपर्टी के हिसाब से, कि यहां पे उस मैग्नेटिक मटेरियल की किस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहां पे आप मैग्नेट को यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करें कि अगर आपको यहां पे परमानेंट मैग्नेट और ट्रांसफार्मर के केस में जो यहां पे मटेरियल काम में लिया जाता है, अगर आपको उस चीज की यहां पे नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को आप यहां पे काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस पे भी यहां पे बात करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पे अगर हम ऑप्शंस में यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पे 2 वर्ड्स मेनली यहां पे काम में लिए गए हैं, एक है हमारे पास रिटेंटिविटी और एक है हमारे पास यहां पे कोएसिविटी। रिटेंटिविटी क्या होता है कि अगर आपके पास यहां पे किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे रखा गया है तो यहां पे उसमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है उसे हम यहां पे रिटेंटिविटी कहते हैं। कोएसिविटी यहां पे क्या होता है, उस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फील्ड अप्लाई करना पड़ता है उसे ही हम यहां पे कोएसिविटी कहते हैं। चलिए, हम यहां पे बात करने वाले हैं परमानेंट मैग्नेट के केस में और हम यहां पे बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के केस में। तो जैसा कि हम यहां पे अच्छे से जानते हैं कि परमानेंट मैग्नेट जो यहां पे बनाई जाती है वो यहां पे जो मटेरियल यहां पे काम में लिया जाता है वो यहां पे ट्रांसफार्मर वाले मटेरियल से अलग ही होता है, वो यहां पे डिफरेंट ही होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पे जो परमानेंट मैग्नेट जो बनाई जाती है जिसके लिए यहां पे प्रेफर किया जाता है वो आप यहां पे कह सकते हैं वो स्टील के साथ यहां पे परमानेंट मैग्नेट को यहां पे बनाया जाता है। जबकि ट्रांसफार्मर के केस में अगर यहां पे बात की जाए तो उसके लिए अगर आप यहां पे बनाते हैं, इसमें हम यहां पे लिख देते हैं परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट की यहां पे हम बात कर रहे हैं, और यहां पे एक और मटेरियल होता है जिसे हम यहां पे बोलते हैं सॉफ्ट आयरन, और ये यहां पे आप काम में ले सकते हैं ट्रांसफार्मर के केस में, या आप कह सकते हैं सॉफ्ट आयरन जो है वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में भी यहां पे काम में लेते हैं। चलिए,
जैसे कि यहां पे इसके नाम से डिनोट होगा है परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट के पास यहां पे क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके मेटेरियल के पास यहां पे क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि भाई अगर आपने उसे मैग्नेटाइज करके एक मैग्नेट में अगर उसे कन्वर्ट किया है तो वो काफी लंबे टाइम तक एक मैग्नेट की तरह यहां पे बिहेव करे। यानी कि आप यहां पे क्या कह सकते हैं कि यहां पे वो जो परमानेंट मैग्नेट है उसके पास यहां पे लार्ज अमाउंट में, उसके पास यहां पे लार्ज अमाउंट में रिटेंटिविटी यहां पे होनी चाहिए, और उस रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए अगर आपको उसे खत्म करना भी है तो वो यहां पे इजीली खत्म नहीं होनी चाहिए कि आपने यहां पे हल्का फुल्का यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया और उसकी यहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही खत्म हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अगर आप परमानेंट मैग्नेट की अगर यहां पे बात कर रहे हैं तो उसके पास यहां पे लार्ज अमाउंट की रिटेंटिविटी होनी चाहिए, साथ के साथ उसके पास यहां पे लार्ज अमाउंट की कोएसिविटी भी यहां पे होनी चाहिए। यानी अगर आपको यहां पे उस मैग्नेटिज्म को अगर खत्म करना है, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यहां पे खत्म करना है, तो आप आसानी से उसे खत्म नहीं कर सकते, आपको यहां पे बहुत ज्यादा फील्ड की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये यहां पे आपके पास परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप यहां पे सॉफ्ट आयरन की अगर बात करें तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में यहां पे बात होती है, यानी ट्रांसफार्मर जो बनाई जाती है, ट्रांसफार्मर की जो कोयल यहां पे बनाई जाती है वो सॉफ्ट आयरन से बनाई जाती है, उस केस में क्या है वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए, जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। यानी आप यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे स्मॉल तो आपके पास क्या होनी चाहिए, स्मॉल आपके पास यहां पे रिटेंटिविटी होनी चाहिए, और स्मॉल ही आपके पास यहां पे स्मॉल आपके पास यहां पे कोएसिविटी भी यहां पे होनी चाहिए। यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिज्म जो डेवलप हुआ है उसे मैं छोटा सा ही यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं, यहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए। चलिए, तो अगर यहां पे हम बात करें कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यहां पे क्या हो सकता है, तो हम यहां पे फर्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं। हम पी के केस में यहां पे बात कर रहे हैं, क्या यहां पे परमानेंट मैग्नेट के केस में स्मॉल रिटेंटिविटी से काम चल जाएगा, तो आपका आंसर होगा स्मॉल रिटेंटिविटी से काम नहीं चलेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत होगा। हम सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या यहां पे लार्ज रिटेंटिविटी चाहिए, तो आपका आंसर होगा हां, यहां पे लार्ज रिटेंटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या यहां पे लार्ज कोएसिटिविटी भी चाहिए, तो आपका आंसर होगा हां, यहां पे लार्ज कोएसिटिविटी चाहिए, यानी ये आपका मोस्ट सुटेबल आपका आंसर होगा। तो यानी सेकंड ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा। हम थर्ड और फोर्थ को भी यहां पे चेक करते हैं, क्या यहां पे टी, जिसे हम यहां पे सॉफ्ट आयरन के केस में भी यहां पे समझ सकते हैं, क्या यहां पे लार्ज रिटेंटिविटी चाहिए, क्या यहां पे लार्ज कोएसिविटी चाहिए, तो आपका आंसर होगा नहीं भाई, ये हमें नहीं चाहिए। फोर्थ ऑप्शन की अगर यहां पे बात की जाए, लार्ज रिटेंटिविटी स्मॉल कोएसिविटी, ये भी हमें नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में, सॉफ्ट आयरन के केस में, ट्रांसफार्मर के केस में हमें लो रिटेंटिविटी चाहिए होती है, लो कोएसिविटी चाहिए होती है, यानी फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहां पे गलत होने वाला है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका यहां पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हम यहां पे आगे बात करते हैं। तो यहां आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन होगा। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है 3 सितंबर 2020 में शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या है, हम एक बार उसे देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहां पे क्या पूछा गया है कि अ परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर, यहां पे आपके पास एक परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर है। हम क्वेश्चन के साथ ही यहां पे आगे बढ़ते हैं। हैज अ स्मॉल स्फेरिकल कैविटी, यहां पे आपके पास कोई डायमैग्नेटिक स्फीयर है, उसमें यहां पे एक स्फेरिकल कैविटी यहां पे रखी गई है जो कि यहां पे काफी छोटी है। आगे क्या कहा गया है, एट इट्स सेंटर, और वो जो कैविटी है वो यहां पे उस स्फीयर के सेंटर पे रखी गई है। आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, विच इज फिल्ड विद अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उस कैविटी को, कमाल की बात यह है कि उस कैविटी को यहां पे फिल कर दिया गया है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से। द होल सिस्टम इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, इस पूरे के पूरे सिस्टम को ही उठा के यहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, जिसकी जो वैल्यू है वो यहां पे बी वेक्टर है। देन द फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, तो यहां पे उस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से, जो कि यहां पे उस कैविटी के अंदर है, डायमैग्नेटिक स्फीयर के अंदर की जो यहां पे कैविटी है, जो कि यहां पे सेंटर पे ही है, वहां से जो फील्ड की जो लाइंस है, फील्ड इनसाइड जो यहां पे उसके हिसाब से आपको यहां पे ऑप्शन बताना है कि यहां पे करेक्ट ऑप्शन यहां पे आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। ऑप्शंस की यहां पे अगर बात की जाए तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन मच लार्जर देन बी वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल से, उसकी वैल्यू यहां पे
ओरिजिनल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उससे यहां पे ज्यादा हो जाए, बट उस मैग्नेटिक फील्ड के ही पैरेलल में यहां पे आ जाए। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या, यहां पे बात की जाए, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो यहां पे आउटसाइड वाले मैग्नेटिक फील्ड के ही इक्वल आएगा। फोर्थ ऑप्शन की यहां पे बात की जाए, मच लार्जर देन बी वेक्टर बट ऑपोजिट टू द बी वेक्टर। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको यहां पे टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को आप यहां पे काफी इजीली यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगर हम यहां पे बात करें टाइप्स के केस में, तो हम यहां पे जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है उन्हें हम यहां पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और एक होता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जब हम यहां पे डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस केस में यहां पे क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को अपने में से पास ही नहीं होने देता है और वो यहां पे उन्हें डाइवर्ज कर देता है, अपने में से किसी भी लाइन को यहां पे पास ही नहीं होने देगा। तो अगर आपके पास यहां पे ये स्फीयर यहां पे अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल का है तो पहला पॉइंट तो हमारे दिमाग में यही आता है कि इसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने रखा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को डाइवर्ज करने का काम करेगा। पर हमारे दिमाग में एक बात और आती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में अगर यहां पे बात की जाए तो जब आप उन्हें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में अगर आप उसे रखते हैं तो वो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को अपने में से पास होने देता है, थोड़ा सा स्मूथ पाथ यहां पे प्रोवाइड कर देता है। बट यहां पे वो जो फील्ड की जो लाइंस होती है वो इतनी पास नहीं हो पाती है जितने ज्यादा यहां पे इजीली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में पास हो पाती है। खैर, यहां पे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो यहां पे कैविटी के अंदर फिल किया गया है, ऐसा क्वेश्चन भी यहां पे बोला गया है। तो अगर हम यहां पे अगर ध्यान से सोचें कि अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अगर आ भी रही है कुछ इस तरह से, तो यहां पे ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि इसके सेंटर से बाहर की तरफ भी है, जो कि यहां प्रेजेंट भी है, तो लॉजिकली अगर सोचा जाए तो वो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को इसमें से पास ही नहीं होने देगा, यानी वो इन्हें यहां पे डाइवर्ज कर देगा, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस यहां से पास ही नहीं हो पाएगी। तो अगर लॉजिकली भी अगर आप इसमें अगर आंसर सोचें तो आप इसमें ऑप्शन 2 को यहां पे टिक कर सकते हैं, ये आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट थ्योरी बेस ये क्वेश्चन था जिसे आप यहां पे इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये यहां पे इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, अगर हम इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे डायमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से यहां पे जो लाइंस है उन्हें डाइवर्ज कर रहा है, यानी कोई भी जो लाइन है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से पास ही नहीं कर पाएगी। रीजन को भी आप यहां पे देख सकते हैं, अ परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल कंप्लीटली एक्सपेल द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को एक्सपेल कर देता है। देयरफॉर देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, यहां पे कोई यहां पे फील्ड की लाइन पास ही नहीं होगी, यानी यहां पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में फील्ड की वैल्यू 0 रहने वाली है। चलिए, हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है वो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है 4 सितंबर 2020 में शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है हम उसे एक बार यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहां पे पूछा गया है कि आपके पास यहां पे एक स्मॉल बार मैग्नेट है, अ स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस विद एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 0.06 टेस्ला, यानी कि यहां पे जो बार मैग्नेट है उसे आपने यहां पे प्लेस किया है एक्सटर्नल फील्ड में 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। आगे क्या कहा गया है, इसे यहां पे एक टॉर्क भी एक्सपीरियंस हो रहा है जिसकी वैल्यू यहां पे 0.018 न्यूटन मीटर है। चलिए इसमें आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हुआ यह है कि यहां पे इस मैग्नेट को आपने यहां पे रोटेट किया है स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक, और अगर आपने इसे यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रोटेट किया है तो आपने यहां पे कोई वर्क डन किया होगा, उस वर्क डन की ही यहां पे वैल्यू पूछ रहा है। ये आपका यहां पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अगर यहां पे बात की जाए तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होगा, हल्का फुल्का इसमें लॉजिक को यहां पे काम जगह दी गई है। इस क्वेश्चन को भी यहां पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हां, यहां पे जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा यहां पे क्रिस्प ये छोड़ा गया है कि यहां पे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में आपको यहां पे जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम यहां पे क्वेश्चन के साथ ही यहां पे आगे बात करते हैं। तो यहां पे ऑप्शंस जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं सारे जूल में हैं, तो वर्क के अकॉर्डिंग ही यहां पे वो ऑप्शन सेट किए गए हैं। चलिए हम यहां पे आंसर पे बात करते हैं।
तो जैसा कि यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है, जो बायर मैग्नेट है उसे यहां पे आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तो हम इसे यहां पे एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं। मान लेते हैं ये आपका फील्ड है और यहां आपका वो बायर मैग्नेट है, कुछ इस तरह से यहां पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जाहिर सी बात है यहां पे इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे, यहां पे हम साउथ बोल देते हैं, यहां पे हम नॉर्थ बोल देते हैं। खैर, तो यहां पे इस मैग्नेट को इस तरह से रखने की वजह से यहां पे क्या होगा है, यहां पे एक टॉर्क डेवलप होगा है। टॉर्क को आप यहां पे लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, जैसा कि हम यहां पे जानते भी हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो टॉर्क की जो वैल्यू है ये आपको यहां पे गिवन है, वो यहां पे वैल्यू कितनी आने वाली है, वो वैल्यू है आपके पास 0.018। एम की अगर यहां पे बात की जाए तो एम के बारे में यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की यहां पे इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसे आप यहां पे लिख सकते हैं 0.06 और साइन थीटा यहां पे गिवन है 30 डिग्री। तो यानी कि जब हम इसे यहां पे सॉल्व करेंगे तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं 0.018 इजिकल टू m इंटू 0.03 आपके पास यहां पे आ जाएगा। यानी जब आप इसे यहां पे सॉल्व करेंगे तो यहां आपके पास कितने आने वाला है, 0.018 अपॉन 0.03, यानी आप यहां पे कह सकते हैं ये आपके पास यहां पे आने वाला है। अगर ऊपर से अगर पॉइंट हटाएंगे तो 30 नीचे, यहां 00, तो यानी कि आप यहां पे कह सकते हैं 6/10 आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि 3/5 ही आपका फाइनली होगा। चलिए, तो इस तरह से आप यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि यहां पे जो बायर मैग्नेट है उसे आपने यहां पे रोटेट किया है फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बारे में भी यहां पे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से है, इसे हम यहां पे बी से डिनोट कर देते हैं। और स्टेबल इक्विलिब्रियम की यहां पे बात करें, जिसमें यहां पे रोटेट किया गया है स्टेबल टू अनस्टेबल, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपके पास यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, U इजिकल टू माइनस का एम बी कोस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पे अगर मिनिमम होगी तो वो आपके पास यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। थीटा क्या है, थीटा यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का यहां पे एंगल होता है। तो इस केस में जब आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका मिनिमम कब होगा, जब m और b यहां पे सेम डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में आपका यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। ये जो पोजीशन होती है इसे हम यहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो हम यहां पे नाम दे सकते हैं स्टेबल। इस पोजीशन से आपने रोटेट किया है कहां तक, तो आपने रोटेट किया है इसे भैया यहां से, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, इसे आपने रोटेट किया है अनस्टेबल तक। अनस्टेबल पोजीशन कहां होगी, जहां आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी कि यहां पे थीटा की वैल्यू पाई होगी, यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ये आपके पास यहां पे अनस्टेबल वाली पोजीशन होगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्टेबल से अनस्टेबल पे आपने इसे रोटेट कर दिया है। अगर आपने इसे यहां पे रोटेट किया है तो आपने इसे वर्क डन किया है, और वर्क डन का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, W इजिकल टू आप यहां पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर यहां पे बात की जाए तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी आप यहां पे लिख सकते हैं माइनस एम बी कोस पाई माइनस का एम बी कोस 0 के साथ, कुछ इस तरह से, जिसे अगर आप यहां पे सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं 2mb, कुछ इस तरह से। यानी कि आपके पास यहां पे जो वर्क डन आने वाला है उसकी वैल्यू यहां पे 2mb के इक्वल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, अब हमें यहां पे जस्ट सिंपली यहां पे वैल्यूज पुट करनी है। तो अगर आप यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं 2 इंटू m की वैल्यू आपके पास यहां पे कितनी है, m की वैल्यू आपके पास यहां पे 3/5। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास यहां पे कितनी है, उसकी वैल्यू है आपके पास यहां पे 0.06। तो यानी कि जब आप इसे यहां पे सॉल्व करेंगे तो यहां आपके पास ये कितना बनने वाला है, 3 इंटू 2 यहां पे 6, तो यानी कि 0.36/5 ये आपका यहां पे फाइनल आंसर आएगा। यानी अगर इसे आप यहां पे फाइनली और ज्यादा सॉल्व करें 0.072 जूल, यानी कि आप यहां पे कह सकते हैं 7.2 इंटू 10⁻⁻2 जूल, कुछ इस तरह से। तो ये यहां पे आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर इसके हिसाब से हम यहां पे ऑप्शंस को अगर यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम यहां पे आगे बात करते हैं। तो यहां पे आप इसका सॉल्यूशन भी यहां पे देख सकते हैं। चलिए हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 4 सितंबर 2020 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन क्या है, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 6 एम्पीयर पर मीटर, यानी कि यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक सैंपल है उसका यहाँ पे नेट मैग्नेटाइजेशन निकल के आया है 6 एम्पीयर पर मीटर, जब आपने व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला, यानी जब आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला का अप्लाई किया है और उस टाइम पे टेम्परेचर भी यहाँ पे गिवन है कि वहां पे उस टाइम पे जो टेम्परेचर था उसकी वैल्यू यहाँ पे 4 केल्विन थी। तो उस केस में यहाँ पे उस पैरामैग्नेटिक सैंपल में मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ है 6 एम्पीयर पर मीटर का। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन द सैंपल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, यानी कि अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, यानी अब की बात 0.4 टेस्ला से 0.3 टेस्ला कर दिया गया है। और क्या किया गया है, एट द टेम्परेचर ऑफ 24 केल्विन, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो टेम्परेचर भी यहाँ पे चेंज हो गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, देन द मैग्नेटाइजेशन विल बी, तो इस केस में यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा उसकी बात यहाँ पे कर रहा है और वो आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात की जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन, इसे नहीं कह सकते। अगर आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंसेप्ट काम में लिया गया है वो यहाँ पे क्यूगी टेम्परेचर का यहाँ पे कंसेप्ट काम में लिया गया है, जिसमें हम सब यहाँ पे अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो यहाँ पे किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू C इंटू बी बाय टी, जहां पे M क्या है, M आपका यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन है, B आपका यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है, T आपका यहाँ पे टेम्परेचर है और C यहाँ पे आपका क्यूगी कांस्टेंट होता है। चलिए, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे काम में लेते हैं। तो जब आप यहाँ पे केस 1 के केस में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन है वो यहाँ पे आपको 6 गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू C इंटू यहाँ पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, केस फर्स्ट के केस में यहाँ पे 0.4, जब टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा था 4 का, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है 4 केल्विन। तो जब आप इसे यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इस क्यूगी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आती है, वो वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी 60। ये आपके पास यहाँ पे इस क्यूगी कांस्टेंट की वैल्यू है। चलिए, अब क्या किया गया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके 0.3 टेस्ला हो गया है और यहाँ पे टेम्परेचर भी कुछ बढ़ा दिया गया है। तो हम इसे यहाँ पे केस 2 की कैटेगरी में रखते हैं। तो जब आप यहाँ पे केस 2 के केस में यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगेन M इज इक्वल टू सी बी बाई टी होने वाला है। जो क्यूगी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगी, तो उसे हम यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे पुट कर देते हैं। फील्ड अब की बार यहाँ पे कितना हो गया है, वो आपके पास 0.3 टेस्ला है अपॉन 24 केल्विन का आपका टेम्परेचर यहाँ पे है। अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट हटेगा, 0 जाएगा, 6 इंटू 3 यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं 18/24, यानी यहाँ आपके पास आने वाला है 3/4 कुछ इस तरह से, जिसे अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ आपके पास ये निकल के आता है कैपिटल M इज इक्वल टू 0.75 एम्पियर पर मीटर। यानी इसके हिसाब से हम यहाँ पे ऑप्शन को अगर डिसाइड करें तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, सिंपल क्वेश्चन था अगर हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में नॉलेज है तो। चलिए, हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो यहाँ आप इसका ये सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते थे। चलिए, नेक्स्ट जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 5 सितंबर 2020 में शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या है, हम एक बार यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ आपके पास एन आयरन रोड है, आपके पास यहाँ पे कोई आयरन की रोड है जिसका वॉल्यूम यहाँ पे 10⁻³ मीटर क्यूब है। साथ में क्या कहा गया है, एंड रिलेटिव परमीएबिलिटी इज 1000 इज प्लेस एज कोर, यानी कि यहाँ पे जो आयरन रोड है इसे एज अ कोर यहाँ पे रखा गया है इन अ सोलेनॉइड विद 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे कोई सोलेनॉइड है जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर चल रहा है, उसकी कोर के अंदर यहाँ पे आपने किसी आयरन रोड को रखा है। चलिए, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास थ्रू द सोलेनॉइड देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोड विल बी, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा उस रोड के अंदर वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है कि इस रोड के अंदर यहाँ पे कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ है। चलिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ आपके पास ये आपका सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कुछ इस तरह से बाउंड किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ टर्न्स है।
मान लेते हैं यहाँ पे आई की करंट फ्लो हो गई है कुछ इस तरह से, यहाँ पे करंट फ्लो करा दी है। इस करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा अलोंग द एक्सिस कुछ इस तरह से। अब जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो आपके पास सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की कोर में आपने यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया है। हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फील्ड की जो लाइंस है एक एंड पे एंटर कर रही है, दूसरे एंड पे यहाँ से निकल रही है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे साउथ बनेगा और ये यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। खैर, हमें यहाँ पे इस मैग्नेटिक मटेरियल में जो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है साउथ टू नॉर्थ की वजह से, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, साउथ से नॉर्थ की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है। उस मैग्नेटिक मोमेंट की ही हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अगर हमें यहाँ पे इस मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन करनी है तो हम सब यहाँ पे बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम उस रिलेशन को यहाँ पे लिखें तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू एम अपॉन वी, जहाँ पे I क्या है, I आपके यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, M आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है और V यहाँ पे वॉल्यूम का रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू I इंटू वी। अब अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन जरूर है जिसमें आपके पास यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी है और यहाँ आपके पास सोलेनॉइड के केस में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और करंट यहाँ पे आपको गिवन है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है, साथ के साथ यहाँ आपको क्वेश्चन में करंट भी गिवन है। तो अगर आपके पास यहाँ पे डाटा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डायग्राम पे दोबारा से बात करते हैं। होगा क्या कि जब आप यहाँ पे उस मटेरियल को जब आप यहाँ पे सोलेनॉइड के अंदर यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे सोलेनॉइड का जो फील्ड है वो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की तरह काम करता है। इस मटेरियल में यहाँ पे खुद की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, यानी यहाँ पे खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसे और ज्यादा मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा। तो एक रिलेशन हम यहाँ पे बहुत अच्छे से जानते हैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, बी वेक्टर इज इक्वल टू वो आपके पास होता है म्यू नॉट आई प्लस एच कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड प्लस खुद का जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों का जो सम है उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वेक्टर की फॉर्म में अगर बात करें तो यहाँ पे हम इसमें वेक्टर भी लगा सकते हैं। चलिए, इस बी वेक्टर को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस बी को आप यहाँ पे लिख सकते हो म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एच कुछ इस तरह से। यानी यहाँ पे हम अगर एच को कॉमन लेके अगर कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पे आप पहले तो लिख सकते हो म्यू बाय म्यू नॉट, जो कि यहाँ पे बनाने वाला है म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ आपके पास बचने वाला है आई अपॉन एच प्लस वन। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू म्यू आर माइनस वन इंटू एच कुछ इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, अब एच क्या है यहाँ पे, एच आपके पास यहाँ पे फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको यहाँ पे डिनोट करता है, और फील्ड की इंटेंसिटी को अगर यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, फील्ड की इंटेंसिटी आपके पास यहाँ पे होती है एन आई। फील्ड की इंटेंसिटी का हम फॉर्मूला जानते हो, यहाँ पे क्या होता है एन आई। तो यानी कि आप यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर माइनस वन इंटू एन आई कुछ इस तरह से, जहाँ पे आई क्या है, आई आपके पास यहाँ पे करंट है और स्मॉल एन आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। चलिए, इस पूरे डाटा को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो अगर आप यहाँ पे तो आप क्या देख सकते हैं, यहां आपके पास आने वाला है म्यू आर माइनस वन इंटू एन आई इंटू वी। यहां पे वी क्या है, वी आपका यहाँ पे वॉल्यूम चल रहा है। चलिए, अब अगर हम यहाँ पे इसे सॉल्व करके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1000 माइनस वन, यानी कि यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 1000 ही कर सकते हैं क्योंकि ट्रिपल लाइन है, तो हम इसे 1000 ही यहाँ पे मान लेते हैं। स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है आपके पास 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी अगर 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 10 अपॉन 10 की पावर माइनस 2। ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे इसे लिखा है 10 टर्न्स पर मीटर। हमने यहाँ पे इसे क्या लिखा है, 10 टर्न्स पर मीटर की टर्म्स में यहाँ पे हमने इसे लिखा है। करंट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे करंट कितनी है 0.5, और यहाँ पे वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे कितना है 10 की पावर माइनस 3 कुछ इस तरह से। चलिए, काटा पीटी मचा देते हैं, 1000 से 1000 यहाँ कैंसिल हो चुका है, तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास यहाँ पे आने वाला है 0.5 इंटू 10 की पावर 3, यानी जब आप इसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा
वो रिजल्ट आपके पास यहां आने वाला है 500। ठीक है, यूनिट आप देख ही सकते हैं, वो मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर वो आप लगा लेंगे, तो फाइनल जो आपके पास आंसर है वो आएगा आपके पास 500। यानी इसके अकॉर्डिंग यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं और ये यहां पे काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के टाइप की अगर यहां पे बात करें तो हाँ, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, और ये आप यहां पे सॉल्व कर सकते थे इजीली अगर आपको यहां पे बेसिक नॉलेज है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस होती है मैग्नेटिक मटेरियल के केस में उनकी। चलिए, अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। चलिए, इस सेशन में हमने हमारे मैग्नेटिज्म और मैटर के ऊपर यहाँ पे 2020 में जो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।